नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ। सो गाइस, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सॉइल मैकेनिक्स का फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट पढ़ लिया था। हम लोगों ने शैलो फाउंडेशन पढ़ा था कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है। उसके बाद डीप फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डीप फाउंडेशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन भी हमने पढ़ लिए थे। तो गाइस, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का होता है वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेकेंड। सो गाइस, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे, मेरी ये आईडीज़ हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। तो शैलो फाउंडेशन हम लोग जो अब स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक हमारा रहेगा शैलो फाउंडेशन, और इसकी डीप एनालिसिस थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, शैलो फाउंडेशन बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जो शैलो फाउंडेशन होता है, ये हमारा जो लोड ट्रांसफ़र करता है, ये स्मॉलर डेप्थ पे ही लोड ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से अगर यहाँ पे लोड लगेगा तो हमने ये डीएफ जो आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो यहाँ पर इस जगह पर ये वाला लोड ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सो अब डीएफ क्या है? डीएफ इज़ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और बी क्या है? ऑब्वियसली विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तरज़ाकी ने ऐसा कहा था। अब भाई, ये तरज़ाकी कौन थे? ये मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, ये जियोलॉजिस्ट भी थे, और इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। इन्होंने बहुत से प्रिंसिपल्स दिए, बहुत सी थ्योरीज दी। तो अब हम लोग, अब क्योंकि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्होंने बताया था कि अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, उस केस में आपका शैलो फाउंडेशन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा फाउंडेशन जिसका डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, उसको हम शैलो फाउंडेशन बोलेंगे। अब जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल तो मैं बस आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने को, जैसे कंबाइंड फुटिंग थी, राफ्ट फाउंडेशन था, और आइसोलेटेड फुटिंग था। इन सब के बारे में मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया हुआ है। सो गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हो उसे। ये जिस तरीके से ये था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आइसोलेटेड फुटिंग्स थी। टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, जैसे सिंपल फुटिंग, ये आपकी स्लोप फुटिंग, ये आपकी स्टेप फुटिंग, और ये आपकी कंबाइंड फुटिंग थी। एक ही फुटिंग में हमने 2 कॉलम्स को कास्ट किया हुआ था। और राफ्ट फाउंडेशन ये था, जिसमें हमने एक स्लैब टाइप का स्ट्रक्चर नीचे बेसमेंट में बनाया था, और उसके ऊपर हमने साथ ही साथ कॉलम्स खड़े कर दिए थे, ठीक है। तो अब ये कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सभी मैंने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है गाइस। आप उसको ज़रूर देखें, प्रीवियस लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और ये तो था, हमने शैलो फाउंडेशन पढ़ा। अब अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ग्रेटर देन 15 हुआ, तो उस केस में फाउंडेशन कहलाएगा डीप फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन है जो हमारा लोड को ट्रांसफ़र करता है अंडरग्राउंड स्ट्रेटा में, और अंडरग्राउंड स्ट्रेटा यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में ट्रांसफ़र करता है लोड को। जो हार्ड रॉक स्टैमिना होता है, वहाँ पर उस लोड को ट्रांसफ़र करता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये कॉलम है, ये पाइल कैप है, और नीचे पाइल्स हैं, ठीक है। अब इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा, इस कॉलम से ट्रांसफ़र हो करके सीधे पाइल्स पर जाएगा। और ये जो नीचे पाइल्स पाइल्स जो है यहाँ पे, ये आपका नीचे जो अंडरग्राउंड हार्ड रॉक स्ट्रैटम होता है, वहाँ पर स्टैंड अप या लाई अप करती हैं, ठीक है। ये ऊपर फाउंडेशन में नहीं लाई करती हैं, ये नीचे डीप में जा करके जो हार्ड रॉक स्ट्रैटा होता है, वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर कई केसेस में अगर थोड़ा सा ऊपर भी करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टिंग होती है। मैंने जब पढ़ा रहा था आपको, तो पाइल्स के टाइप्स भी बताए थे कि एंड बेयरिंग पाइल क्या है और फ्रिक्शन बेयरिंग पाइल क्या है, ठीक है। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस, पाइल फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन होता है दिस इज यूज टू ट्रांसमिट हैवी कॉलम लोड टू द ग्रुप ऑफ पाइल्स, ठीक है। जो भी कॉलम का लोड आएगा, वो ग्रुप ऑफ पाइल्स जो यहाँ पे अटैच करी हुई हैं, इन पे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको हमने पाइल कैप से जोड़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और कैसे ट्रांसफ़र करेगा? या तो फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा लोड, या तो बेयरिंग एक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि मैंने बताया था, पाइल कैप 2 तरीके से लोड ट्रांसफ़र करती थी। किससे? एक एंड बेयरिंग से, और एक फ्रिक्शनल और एक फ्रिक्शन से आपका लोड ट्रांसफ़र करती थी, ये एंड बेयरिंग पाइल से, ठीक है। Such type of foundation is usually adopted when material below the footing is too weak to support the structure,
यानी कि जैसे जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उस केस में हम इस टाइप की फुटिंग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम लोग अब बेसिक डीप नॉलेज थोड़ा सा लेने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि फाउंडेशन में क्या होती हैं। सो गाइस आज हम इस लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस पे ज़्यादा जोर देंगे ताकि हम जब आगे पढ़ें, अपनी इंजीनियरिंग पढ़ें, उसमें कैसे डिज़ाइन करते हैं फुटिंग को, कैसे क्या करते हैं, तो उसके लिए ये सब जो बेसिक टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आता है ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। अब भाई ये ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी क्या होता है? ये एक टोटल प्रेशर जो एट फुटिंग की बेस पर लगता है, डैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी, यानी कि टोटल प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फुटिंग। अब टोटल बेस प्रेशर इंटेंसिटी मतलब जैसे कि इस फिगर में समझते हैं। अब मान लीजिए ये एक फुटिंग है, ठीक है, ये फुटिंग हो गई। अब हमने यहाँ पर उस फुटिंग पर लोड लगाया, P किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, ठीक है, और इसकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज B एंड दिस गामा इज द डेंसिटी ऑफ सॉइल। अब ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सॉइल से फिल्ड अप है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये है आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। और गामा डी क्या है? गामा इज द डेंसिटी ऑफ सॉइल, जो यहाँ पर सॉइल आपकी बिछी हुई है उस सॉइल की, ठीक है, और यहाँ पे P लोड लगा। अब भाई जब जो ग्रॉस प्रेशर होगा यानी कि टोटल प्रेशर यहाँ पे बेस पर कितना आ रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तो प्रेशर जो है ये जो सॉइल है फुटिंग के ऊपर, इस सॉइल का भी जो प्रेशर होगा, इस फुटिंग पर इस सॉइल का भी प्रेशर लगेगा, है ना, इस सॉइल का प्रेशर डाउनवर्ड लगेगा, और प्लस इस P जो लोड आ रहा है इस कॉलम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर का लोड जो P आ रहा है वो भी आपका नीचे ही ट्रांसफर होगा। हेंस टोटल ग्रॉस प्रेशर कितना हुआ? P अपॉन B स्क्वायर, यानी कि टोटल ग्रॉस इंटेंसिटी, प्रेशर बेस अपॉन प्रेशर लोड अपॉन एरिया का एरिया, तो एरिया क्या हो गया? स्क्वायर फुटिंग है तो B स्क्वायर एरिया हो गया, सेंस P अपॉन B स्क्वायर, प्लस अब जो सॉइल दिया हुआ है उसका लोड कितना होगा? प्लस गामा DF, तो सॉइल का हो गया गामा DF, तो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया प्लस गामा DF। हेंस करेक्ट आंसर विल बी QG। करेक्ट आंसर नहीं कहते हैं यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो बेसिक ग्रॉस प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर इंटेंसिटी जो आपकी फुटिंग के बेस पर लग रही है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रेशर। यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर रहेगा? पहला वाला जो है ये कौन सा है? ये जो लोड, जो एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है वो। और गामा DF कौन सा है? गामा DF इज द सॉइल प्रेशर ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, अगला टर्म है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। अब भाई नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है? तो भाई जहाँ पर भी आपका नेट प्रेशर इंटेंसिटी आ जाए समझ लेना कि वहाँ पर हमने जो सॉइल का लोड था उसको हमने हटा दिया है। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर फिर से बनाएं, फुटिंग फिर से बनाते हैं, तो ये आपकी फुटिंग थी, ये आपका ग्राउंड लेवल था और ये आपका सॉइल था, यहाँ पे ये लोड लग रहा था, ठीक है, ये आपका सॉइल था, ठीक। अब देख लेते क्या है। इट इज़ जनरली द लोड इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ फुटिंग इन एक्सेस ऑफ द लोड इंटेंसिटी दैट द सॉइल वाज ओरिजिनली सब्जेक्टेड टू, यानी कि अब भाई फुटिंग, ये जो सॉइल है यहाँ पे जो नीचे सॉइल है, ये तो ये वाला हिस्सा ले रहा था, ये या तो इस पे ये वाला लोड लग रहा था जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया नीचे फुटिंग को। अब फुटिंग बनने के बाद हमने इस कॉलम पे जब स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया, पहले फुटिंग बनी, अब फुटिंग पे हमने इस सॉइल का लोड डाला। अभी तक तो इस पे सिर्फ इसी सॉइल का लोड आ रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर बनने के बाद जब हमने स्ट्रक्चर बना दिया तो इस कॉलम का भी लोड इस पर आ गया, यानी कि एक्सेस लोड कौन सा हुआ? ये जो P लोड हुआ, दिस वाज द एक्सेस लोड। अब यही एक्सेस लोड जो इस कॉलम पर आ रहा है, यानी कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है नीचे सॉइल पर, वो कहलाता है नेट प्रेशर इंटेंसिटी, यानी कि इस एक्सेस लोड के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट इज़ द नेट प्रेशर इंटेंसिटी। तो हेंस कैसे होगा? तो Qn इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Qn, और ये दिस विल बी एक्सेस लोड क्या है? P एक्सेस लोड लग रहा है तो इट विल बी ओनली P अपॉन B स्क्वायर। हेंस अगर हमारा Qn हमको निकालना, Qg दिया हुआ है, तो वी विल जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम Qg हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। पहले ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी किससे हम इंडिकेट कर रहे थे? Qg से। अगर हमारा Qg दे रखा है और Q नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? Qg से माइनस गामा DF कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि नेट प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब अगर सेफ डिज़ाइन के लिए, फॉर सेफ डिज़ाइन इतना याद रखना, अगर आपको डिज़ाइन अपनी सेफ रखनी है
तो आपका जो भी नेट प्रेशर इंटेंसिटी होगा ये दिस शुड बी लेस दैन नेट अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला टर्म है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द सॉइल कैन सपोर्ट, यानी कि जो मैक्सिमम लोड सॉइल ले सकता है बिफोर इट फेल्स इन शेयर, यानी कि शेयर में फेल होने से पहले वो जितना लोड ले सकता है वो कहलाता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। फिर से समझ लो, शेयर में फेल होने से पहले जितना सॉइल लोड मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। उसके बाद आता है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अभी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन दैट द सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर फेलिंग इन शेयर, यानी कि अब जहाँ पर भी नेट बेयरिंग प्रेशर आएगा तो वहाँ पे याद रखना है हमेशा गामा डी एफ, यानी कि जो सॉइल का इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ड्यू टू सॉइल लग रहा था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गया तो हम क्या किया, हमने क्यू यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्यू यू था तो हमने फिर से जैसे कि लास्ट टाइम हमने डायग्राम बनाया था, आपको दिखाया था इस तरीके से, ये आपका ग्राउंड लेवल था, ये आपका सॉइल था, ये आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये विड्थ ऑफ फुटिंग और ये लोड पी लग रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गया है तो अब इस सॉइल के कारण, ये जो सॉइल है इस सॉइल के कारण जो यहाँ पर लोड लग रहा था उसके कारण जो इंटेंसिटी जनरेट हो रही थी उसको हम हटा देंगे, यानी कि हमने क्यू यू में से इस माइनस गामा डी एफ को हटा दिया। सो व्हाट वी गेट इज पी अपॉन बी स्क्वायर। हेंस नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन बी स्क्वायर। पी क्या है? जो एक्सटर्नल लोड हमारा स्ट्रक्चर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब नेट भी यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है नेट, दूसरा दिया हुआ है सेफ। अब जब कभी भी आपका सेफ कैपेसिटी पूछे तो याद रखना हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसर्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट भी है और नेट में हम क्या करते थे, गामा डी एफ को घटा करके जो लेते थे उसको हम हटा, जो यानी कि जो सॉइल का प्रेशर था उसको हम हटा देते थे। तो नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में क्यू एन एस विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी क्यू एन यू क्या था हमारा, इज द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को जब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया दैट बिकम्स नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी एंड इट इज इक्वल टू पी यू अपॉन बी स्क्वायर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं ये ऑलमोस्ट 2 से 3 के बीच में ही लाई करती है, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी यानी कि सेफ है तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लगना ही लगना है, बट ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस का मतलब हम इसमें गामा डी एफ यानी कि जो सॉइल के कारण जो प्रेशर आ रहा था उसको इंक्लूड करेंगे। हमने सबसे फर्स्ट वाला जो देखा था, सबसे फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन देखी थी ग्रॉस प्रेशर में, हमने देखा था कि इसमें हम जो सॉइल के कारण जो प्रेशर आ रहा था वो भी हमने इंक्लूड किया था, डेट इज गामा डी एफ हमने ऐड ऑन किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं अब ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है तो यानी कि ग्रॉस है और सेफ है, सेफ में हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, याद रखना। अब ग्रॉस है तो यानी ग्रॉस मतलब इसमें हम सॉइल का प्रेशर भी काउंट फॉर करेंगे, एंड क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ इज द राइट आंसर। अब लास्ट 6 देखते हैं क्या है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, सेफ है यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा ही आएगा। Hence maximum net intensity of loading that can be allowed on soil without the settlement exceeding the permissible value। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात आ गई परमिसिबल सेटलमेंट की, वहाँ पे हमारा बात आ रही थी शेयर फेलियर की, यहाँ बात आ रही है परमानेंट सेटलमेंट की। यहाँ पे सॉरी नॉट परमानेंट बट सेटलमेंट की बात यहाँ पर आ रही है। Hence नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ यूज व्हेन डीलिंग विद सेटलमेंट। इतना याद रखना कि जब कभी भी सेटलमेंट का केस आए तो वहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ मैंने गलत बोल दिया था, सेफ के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं बट वहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं अडॉप्ट करेंगे। हम हमेशा जब कभी भी सेफ बेयरिंग प्रेशर आएगा यानी कि दैट इज़ वी आर डीलिंग विद सेटलमेंट से जब कभी भी डील करोगे तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है यहाँ पे। हैंस फिर अब नेक्स्ट है 7 पॉइंट है हमारा अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर क्या होता है, दैट इज़ क्यू ए नेट, और इसी को हम अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी ही कहते हैं।
ये जो आपकी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी QNS एंड सेफ बियरिंग प्रेशर QPS, इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होती है, स्मॉलर ऑफ द अबव, ठीक है, जो भी वैल्यू इसमें स्मॉलर होती है, दैट इज द अलाउेबल बियरिंग प्रेशर इन दिस केस, ठीक है। सो दिस कैसे होगा, तो यहाँ तक हमने बेसिक डेफिनेशंस देख लिए गाइस, कौन कौन से होते हैं। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए हम फेलियर थ्योरी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास जिससे हम बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं सॉइल की। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।